हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये हम लोग जो है आज की जो क्लास है सीडीपी की है, जो 30 क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन इसमें से 15 क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, नहीं तो जो आपकी क्लास है लंबी हो जाएगी। इस वजह से इससे पहले अगर जो आप देखेंगे, जो आपको क्लास दी है मैंने 7 जुलाई को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे, ईवीएस के थे, आपके हिंदी के थे, मैथमेटिक्स के थे, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे आज की जो क्लास में हम लोग जो इससे पहले आपका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी 2024 को, 21 जनवरी 2024 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जो है जुड़ जाइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि वह एक लड़की है, इस पर जोर दिया गया। देखिए, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है जेंडर संबंधता, सेकंड में दिया गया है जेंडर समानता, थर्ड है जेंडर समता और फोर्थ है जेंडर रूढ़िवादिता। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। यहाँ से जेंडर रूढ़िवादिता से आपका एक क्वेश्चन पूछता है। तो जहाँ पे जो फोर्स किया गया है किसको, कि एक लड़की है, वह एक लड़की है तो वो जो है ये काम कर सकती है, लड़का है तो लड़का ये काम कर सकता है। इस तरह से जहां आपको देखने को मिले दोस्तों, वहां क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन फोर्थ आप देख पा रहे होंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 21 जनवरी 2024 को पूछा गया है, जो आपका एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, यहां पे देख सकते हैं अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन है। क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, सेकंड है एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, फोर्थ दिया गया है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन जो है दोस्तों, ये कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो है वो एक ही समाधान पर स्थिर है। तो इसमें जो आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट ही ऑप्शन दिया गया है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, सही समाधान पर स्थिर है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। जहां भी आपका नहीं वर्ड आएगा उसको जो है आपको अंडरलाइन कर लेना है। क्यों, क्योंकि आप जो है उस क्वेश्चन में हाँ करके चले आएंगे, फिर बाद में जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें नहीं पूछा था। सत्य असत्य जो पूछ देता है कि इसमें से कौन सा जो विकल्प असत्य है, तो ये असत्य सत्य पे भी ध्यान देना है। जहाँ पे नहीं वर्ड आ जाए वहां पे भी ध्यान देना है। ऐसे में क्या है कि आप जो है हाँ करके चले आएंगे, सत्य वाला करके चले आएंगे, फिर बाद में वही है कि 1-2 नंबर के लिए आपको पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना है। फर्स्ट में दिया गया समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। इसमें नहीं पूछा है तो ये तो आपका होगा। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करे। बिल्कुल। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल ये सही होगा। और नहीं पूछा गया है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये आपका नहीं होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन कारक से, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जा रहा है इस तरह का, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अभिकथन ए में दिया गया है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आर में दिया गया है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अभिकथन ए में दिया गया है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। और पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये भी बिल्कुल सही है। और जो है ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। तो ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सही विकल्प आपको बताना है। फर्स्ट देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। बिल्कुल पहला ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सही, लेकिन ये आर की सही ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
ये भी जो है अभिकथन और कारण से है। अभिकथन ए में दिया गया है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। और कारण आर में दिया गया है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये अभिकथन में जो दिया गया है दोस्तों, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और आर में दिया गया बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, तो ये आपका नहीं होगा। कथन अभिकथन जो ए है यही आपका करेक्ट होगा, आर गलत होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर ए दोनों सही है, नहीं ए और आर दोनों सही है, नहीं ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। नहीं, बेहतर प्रदर्शन की संभावना है यहाँ पे, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, ये भी आपका नहीं होगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, बिल्कुल ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना हो सकती है, तो ये असफलता और सफलता दोनों के लिए जो है आंतरिक आरोपण जो है ये आपका सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, ये आपको बताना है। छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, ये बताना है। तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, इसको देख लेते हैं। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। इसका जो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, तो ये सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। विकास के किस पहलू में जो है तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल या फिर कॉग्निटिव, मोरल या फिर मोटर डेवलपमेंट। आप लोग अपने आंसर करिए यहाँ पे। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, सामाजिक में या फिर संज्ञानात्मक में या फिर नैतिक में या फिर गतिक विकास में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लेव वाइगोस्की के प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, असंतुलन या फिर निजीवाद या फिर अनुकूलन या फिर संगठन। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, तो ये जो है निजी वाक महत्वपूर्ण है। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका संगठन है, अनुकूलन है, असंतुलन है, ये जो है जीन पियाजे से रिलेटेड है और ये आपका निजी वाक जो है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं वाइगोस्की से आपका जो है 1, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की है आपका, जीन पियाजे है और कोहलबर्ग है, हार्वर्ड गार्डनर है। इन 4 टॉपिक से ही आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर इन 4 टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके सीडीपी में यहीं से कवर हो जाएंगे। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे दोस्तों, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा सिलेबस लेकर के चलेंगे तो उसमें से जहां से क्वेश्चन बार बार उठाए जा रहे हैं, जहां से आप थोड़ा सा पढ़िए लेकिन उसको ऐसा पढ़िए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम जहां से पढ़े वहां से क्वेश्चन उठा भी रहा है या नहीं उठा रहा है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर, इन 4 टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे ना तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके 30 में से 10-12 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाने हैं। अब यहाँ पे वाइगोस्की से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है ये विचार से पहले, भाषा जो है ये विचार से पहले है। और वहीं जीन पियाजे अगर आप देखेंगे, जीन पियाजे का कहना है कि विचार जो है भाषा से पहले, इसका जस्ट अपोजिट है। वाइगोस्की का कहना है कि भाषा विचार से पहले है और जीन पियाजे का कहना है कि विचार भाषा से पहले है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वाइगोस्की से रिलेटेड है। इनका कहना है बच्चों का खुद से जो बातें करना, अपने आप को दिशा देना, इसे जो है वाइगोस्की ने क्या कहा है, व्यक्तिगत वाक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत वाक कहा है। क्या कहा है,
बच्चा को खुद से बातें करना, जो बच्चा खुद से बातें करता है, अपने आप को दिशा देता है, इससे जो है वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वाक कहा है। और यही चीज बच्चे का खुद से बातें करना, इसे जीन पियाजे ने अहम केंद्रित कहा है। ठीक है, क्या कहा है? अहम केंद्रित कहा है। तो जहां पे अगर वाइगोस्की का नाम आए तो वहां पे व्यक्तिगत वाक होगा, और जहां जीन पियाजे का नाम आ जाए अहम केंद्रित हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन क्या हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग से यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण आर में दिया गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है और ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। फोर्थ दिया गया है, ए और आर दोनों गलत हैं। अब जैसा कि अभी कथन ए में दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। वहीं कारण आर में दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इनकी जो नैतिक अवस्था है कितनी है लॉरेंस कोहलबर्ग की, अगर हम देखें तो इनकी जो 3 अवस्था है नैतिक अवस्था। पहली अगर बात करें तो पूर्व परंपरागत, पहली जो अवस्था है वो पूर्व परंपरागत अवस्था है, जिसे पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसको पूर्व नैतिक अवस्था भी कहते हैं। ये जो है 3 से 10 वर्ष तक है। ठीक है, सेकेंड वाली आपकी जो है वो है परंपरागत अवस्था। ये आपकी परंपरागत, या इसको जो है रूढ़िवादी नैतिक अवस्था भी कहते हैं। ये जो है आपका 10 से 13 वर्ष तक है। थर्ड है आपका उत्तर परंपरागत। ये आपका उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसे उत्तर नैतिक अवस्था भी बोलते हैं। ये आपका है दोस्तों 13 से 16 वर्ष तक। ठीक है, अब इसमें पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक अवस्था जो है, इसमें अहम केंद्रितता, यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता है, दंड एवं आज्ञा पालन से क्वेश्चन करे तो ये इसमें आते हैं फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आपका आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, कानून एवं व्यवस्था अवस्था जो है ये आपका सेकंड में आता है परंपरागत या रूढ़िवादी अवस्था में। और तीसरा जो आपका है उत्तर परंपरागत अवस्था या फिर उत्तर नैतिक अवस्था, जो कि 13 से 16 वर्ष होता है। इसमें सामाजिक अनुबंध सार्वभौमिक नैतिकता की बात करें तो आपका थर्ड वाले में आएगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलबर्ग से आपसे 1 से 2 से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर, जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, वाइगोस्की से भी आपने क्वेश्चन देख लिया और कोहलबर्ग से भी आपने देख लिया, हार्वर्ड गार्डनर से भी आप देख रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर और वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन 4 टॉपिक से आपके 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि इन टॉपिक को मैं अलग अलग दे दूं आपको, तो उन चारों टॉपिकों से दोस्तों मैं अलग अलग क्लास दे दूंगी। उनसे जितने पॉइंट्स बन सकते हैं सभी वहां पे मेंशन कर दूंगी। इससे जो है आपका जो चाहे वो जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, या फिर हार्वर्ड गार्डनर हो, या फिर कोहलबर्ग हो, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन तो पूछता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है इनसे, जैसा कि मैंने बताया भी है कि 10 से 12 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से आपके मिल जाएंगे। तो आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो बहुत शार्ट में जो है ज़्यादा चीज़ें मैं देने की कोशिश करूंगी कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में। यहाँ पे देख सकते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल, नहीं, ये नहीं होगा। तार्किक, गणितीय, नृत्य, क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं, ये भी नहीं होगा। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है।
अधिगम के बारे में जो सही नहीं है वही आपको बताना है, जैसा कि मैंने बोला भी है, जहां भी नई वर्ड आए आपको अंडरलाइन उसको कर लेना है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, ये तो आपका है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, ये भी है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये आपका नहीं है, इसमें नहीं ही पूछा है तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कारक जो है वो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन या फिर कार्यात्मक स्थिरता या फिर निष्क्रिय अनुसरण या फिर प्रतिक्रिया सेट। तो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है वो है अपसारी चिंतन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपसारी और अभिसारी से आपका क्वेश्चन आता ही आता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। ये दोस्तों जैसा कि अभी मैंने ऊपर ही बताया इसके बारे में, और अभी आपने एक क्वेश्चन ऊपर देखा है कोहल वर्ग से, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको सिर्फ यही मिल गया है। अभी आगे जो है वाइगोस्की से भी रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। जिन प्याजे का अभी आपने देखा ही नहीं है उसका नहीं मिला है, तो आगे आपको जैसा कि 30 क्वेश्चन है सीडीपी में, अभी हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार, अभी मैंने इसका पूरा डिटेल भी बताया इनसे रिलेटेड, तो आपको भी आंसर करना है। और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं, पहले स्तर के पहले चरण में नहीं, पहले स्तर के दूसरे चरण में। सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल मैंने अभी बताया, इस वजह से मैंने इस पे ज्यादा नहीं कुछ बोला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, नहीं। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। समावेशन, विद्यार्थियों के समावेशन के लिए पूछा गया है, तो ये विविध परंपराओं के प्रति, ये आपका जो है पॉजिटिव वर्ड है, जहां दिखेगा आप लोग इसको जो है ध्यान दीजिएगा। प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये था दोस्तों सीडीपी का जो 15 क्वेश्चन आपका है, इससे हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी 15 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, तो इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इतना ही आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे 16 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह से बने रहिएगा। इसके बाद आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स के, और उसके बाद जो है हिंदी का, सभी जो है हम लोग सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए चलेंगे। और 7 जुलाई का हम लोग कर चुके हैं, 7 जुलाई को आप लोग जो है देख लीजिएगा। इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इस वजह से ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछ रहा है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।